Hi, good morning, students. Myself Shivam Chaturvedi, and I am going to start from the topic types of reflection of chapter number 10, class 10th, physics. Okay, so types of reflection. In my previous video, we have completed till the laws of reflection, and now in this video, we will start from the topic that is types of reflection. So the types of reflection, there are two types of reflections are there. Okay, so number one, types of reflections. In the types of reflection, there are two types of reflections. Number one, regular reflection. Number one, regular reflection. So what is regular reflection? Regular reflection क्या होता क्या है regular reflection? So regular reflection is a type of reflection which takes place with the help of a smooth surface only. Regular reflection is the type of reflection which takes place with the help of a smooth surface only, such as हमारे पास एक surface हमको दी गई है. Suppose that ये plain surface है, polished surface है, and shining surface है. Regular reflection किससे होता है? Plain surface, polished surface and शाइनी सरफेस. ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो बीम की फॉर्म में चलती है. बीम क्या होता है? बीम इज़ द कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज. बीम इज़ द कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज. तो ये इस फॉर्म में हमारी ट्रैवल करती है. यहाँ पर सपोज करो कि बीम स्ट्राइक हुआ, ठीक है ना. सरफेस कैसी थी? पॉलिश थी, प्लेन थी और शाइनी थी. पैरेलल बीम स्ट्राइक हुआ. बीम में रेज होती हैं जो कि दूसरे से पैरेलल होती हैं. ये सारी रेज पैरेलल जो है वो किसी प्लेन सरफेस पर फॉल हुई. ठीक है, जहाँ पर फॉल हुई वो पॉइंट क्या हो गया? हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. ठीक है ना, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. वहाँ हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. हमने वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सब जगह क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब आप देखिए कि इस केस में, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपको पता है कि ये सारी रेज पैरेलल हैं और ये जो नॉर्मल्स आएंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैं, ये भी सारे के सारे कैसे होने वाले हैं? पैरेलल होने वाले हैं. ठीक है, तो सारे के सारे नॉर्मल्स जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर हैं वो भी पैरेलल हैं और जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो भी पैरेलल हैं. तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक तरीके से जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहे हैं ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पर जो भी आपके एंगल्स बनेंगे, मान लीजिए ये एंगल I1 बनेगा, ये एंगल I2 होगा, ठीक है, ये एंगल I3 होगा या ये एंगल I4 होगा. ऑल दीज जो एंगल्स हमारे बने हैं, कौन कौन सा? एंगल I1 कॉमा एंगल I2 कॉमा एंगल I3 कॉमा एंगल I4, ये ऑल दीज एंगल्स, जितने भी ये एंगल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने वाले हैं. क्यों इक्वल होने वाले हैं? उसका सीधा सा एक रीज़न है क्योंकि ये सारे एंगल्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सारे एंगल्स इक्वल होंगे जाके. ठीक, इतना क्लियर हो गया. बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to law of reflection, according to law of reflection, according to law of reflection, ठीक है, एंगल I इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल R होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. तो एंगल I1 इक्वल्स टू एंगल R1. ओके, एंगल I2 इक्वल्स टू एंगल R2. ओके, एंगल I3 इक्वल्स टू एंगल R3 एंड एंगल I4 इक्वल्स टू एंगल R4. तो आपने यहाँ देखा कि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ I1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R1, एंगल ऑफ I2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R2, एंगल ऑफ I3 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R3, एंगल ऑफ I4 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R4. ये सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज होगी, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, ये सारे के सारे इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इक्वल हैं ही हैं. ठीक है, आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे इक्वल हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल भी होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं,
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जब इसके सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम एंगल 2 इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 and 5 in equation 1 we get क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा? तो हमको ये मिलेगा कि जब हम सबकी वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल R3 इक्वल्स टू एंगल R4, यानी सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल हो जाएंगे एंड सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल हो जाएंगे। तो जिस वजह से आपने देखा कि जब इसके सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल R3 इक्वल्स टू एंगल R4, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो ये हमारी इंसिडेंट रेज थी, इंसिडेंट रेज की कैसी आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज भी पैरेलल आ रही थी एंड जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों ही पैरेलल आएंगी और जाएंगी, ठीक है। किस केस में ऐसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो जो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो भी इमेज हमको यहाँ मिलेगी, ये इमेज जो है बहुत ही शार्प इमेज होगी। ऐसी इमेज होगी, शार्प और पिन पॉइंट इमेज होगी। इमेज जो हमको मिलेगी वो शार्प एंड पिन पॉइंट होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए शार्प होगी और पिन पॉइंट होगी, ठीक। ये क्यों होगा, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो रेज़ हैं वो पैरेलल जा रही हैं, बीम की फॉर्म में जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लेजर टॉर्च होती है, जब लेजर टॉर्च को किसी मिरर के ऊपर आप स्ट्राइक कराते हैं तो मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको मिलती है लेजर टॉर्च से, ठीक है। तो वो देखते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है, बिल्कुल एकदम बीम, पिन पॉइंट बीम की फॉर्म में आगे ट्रैवल करती है और जो इमेज बनती है एकदम शार्प ब्राइट इमेज बनती है। वैसा ही इस केस में भी होगा, ठीक है। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इस केस में इतना ही, ठीक है। तो इस केस में आपने समझ लिया, इंसिडेंट रेज भी पैरेलल आती है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल जाती है, शार्प इमेज मिलती है, पिन पॉइंट इमेज मिलती है, ठीक है। ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि किससे होता है, प्लेन और पॉलिश सरफेस से। नेक्स्ट देन आफ्टर हमारा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही केसेस ऐसे हैं, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह दीजिए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कह दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पर जो सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, जो सरफेस होती है वो सरफेस हमारी कैसी है वो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इस केस में क्या होता है वो समझिएगा ध्यान से। The irregular reflection takes place with the help of rough surface, unpolished surface, uneven surface, non-smooth surface, ओके। तो ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो इससे आपने पढ़ी एक चीज़ कि रफ सरफेस है, अनपॉलिश्ड है, अनइवन है सरफेस, नॉन स्मूथ सरफेस से ये रिफ्लेक्शन हमारा टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। तो इतना आपने समझा। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस अनइवन होती है। कैसे अनइवन होती है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, उसका शेप इवन नहीं रहता, अनइवन हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें क्रस्ट एंड ट्रोज आ जाते हैं, जैसे इस तरीके से देखिए। अगर हम मान के चलते हैं, इस सरफेस को लेकर चलते हैं, तो ये सरफेस हमारी कैसी है, ये सरफेस हमारी आपको देखने पर लग रहा होगा इवन नहीं है, इसमें इर्रेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रो बहुत ज़्यादा है, क्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे भी पॉलिश होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो नॉर्मल सी बात है, इसके पीछे पॉलिश होगी, ठीक है।
तो जब इसके पीछे पॉलिश होगी जाके, ठीक, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर जो है हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल हुई, ठीक है। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो पैरेलल भी वो लाइट तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी, ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर गिरेगी, ठीक है, तो वो सरफेस इवन नहीं है, ठीक है। अब जो सरफेस इवन नहीं है, एक सरफेस पर नहीं गिर रही है, कोई लाइट जो है ऊपर की तरफ गिर रही है, कोई नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो हर एक रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हर रे के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। हर रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा। तो यहाँ पर जो एंगल I1 या एंगल I2 या एंगल I3 या एंगल I4 जो एंगल्स हैं हमारे, जो ये इंसिडेंट रेज के, वो किस पर बन रहे हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में बन रहे हैं। ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल I1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल I2, इज नॉट इक्वल्स टू एंगल I3, इज नॉट इक्वल्स टू एंगल I4। ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले हैं? इसका एक रीज़न सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप देखते हैं कि बॉल जब हम बॉलिंग कराते हैं, तो बॉलिंग जब हम कराते हैं तो जो बॉल जो है, अगर कहीं पिच में कोई गड्ढा है या कोई मतलब ऐसा अनइवन सरफेस है, अगर बॉल वहाँ पे गिर जाती है तो बॉल गिरने के बाद या तो आउट स्विंग करती है या इन स्विंग करती है। और जो स्पिनर होते हैं वो हमेशा बॉल को ऐसी ही जगह पर डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर गड्ढा हो, जिससे बॉल है तो इन स्विंग करे या आउट स्विंग करे, तो बैट्समैन को हिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, उसकी लाइन और लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। ये बॉलिंग टेक्निक की एक कहानी है, ठीक है। तो ये समझिएगा बिल्कुल वैसे ही अगर जो लाइट अगर मान लीजिए किसी क्रेस्ट में किसी गड्ढे में गिर रही है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसी और डायरेक्शन में होगा। और मान लीजिए कोई लाइट जो है वो क्रेस्ट पोर्शन पे गिर रही है, यानी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसी और एंगल से होगा जाके, यानी कि जब लाइट अलग अलग सरफेस पर अलग अलग जगह पर गिर रही है, कहीं ट्रो में गिर रही है, कहीं क्रेस्ट पे गिर रही है, क्रेस्ट मतलब जो हमारा जो आप हम्प लाइक रीजन कह सकते हैं, इसे क्रेस्ट कहते हैं, जो वेरी लाइक रीजन इसे आप ट्रो कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रो में जो गिर रही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये जो क्रेस्ट और ट्रो में लाइट जो गिर रही है, ठीक है ना, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब अलग अलग हो जाएगा तो वहाँ से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हालांकि कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि क्या इस तरीके के रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। किसी अगर सिंगल बीम की अगर हम बात करेंगे, सिंगल बीम की बात करेंगे, आप अगर सिंगल बीम को लेकर चलेंगे तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यानी कि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ I1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R1, कॉमा एंगल ऑफ I2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R2, कॉमा एंगल ऑफ I3 इक्वल्स टू एंगल ऑफ R3, ठीक, कॉमा एंड एंगल ऑफ I4 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R4, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होंगे जाके, लेकिन यहाँ पर आप कहिए कि सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएं तो वो नहीं होंगे। जब सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होंगे तो जब इन सब की वैल्यू उठा के इंपोर्ट करेंगे, I1 की वैल्यू R1 है, I2 की वैल्यू R2 है, I3 की वैल्यू R3 है और I4 की वैल्यू R4 है, तो ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हुए थे और ना ही इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे जाके। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जब इक्वल नहीं होंगे तो मतलब ये लाइन्स पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल होते, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते यहाँ से, तो ये लाइंस कैसे मूव करती, पैरेलल मूव करती, जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हो रहा था, और जाके एक शार्प इमेज बनाती, बिल्कुल पिन पॉइंट इमेज बनाती। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इस केस में भी यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो लाइट जो है सबके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है, इसलिए लाइट कभी पैरेलल नहीं जाएगी, पैरेलल नहीं जाके इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगी। जब पैरेलल लाइट नहीं जाएगी तो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है लाइट बिल्कुल ऐसे चली जाए कहीं, ठीक है, हो सकता है लाइट जो है वो ऐसे चली जाए, ठीक है, हो सकता है चली जाए। तो जब भी लाइट पैरेलल नहीं जाएगी तो कभी भी एक शार्प इमेज हमको नहीं मिल पाएगी। तो ये किससे होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के दौरान होता है। खैर, इतनी बात आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं इमेज डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है ना। इमेज की बात करते हैं कि अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर से हो रहा है, तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट रे डायग्राम है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर ऑफ ए पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर of a point object
ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्मेशन होना है प्लेन मिरर से, तो उसका रे डायग्राम देखते हैं। ये आया भी है, बहुत पूछा भी गया है। मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट से जो रखा हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, एक इंसिडेंट रे निकलेगी, और इंसिडेंट रे निकल कर कहाँ स्ट्राइक करेगी, प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ओ है, इसको हमने ओ माना, ठीक है। एक रे यहाँ से जाके फॉल करेगी, ठीक है, ये रे गिरेगी जाके। अब ये रे यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी ऑब्जेक्ट तो हमारा ओ है, ठीक है, लेकिन इसको नेम देंगे ए और बी, और जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये बी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एम एन, क्या हो जाएगा एम एन, और यहाँ पर ये सी पॉइंट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ए बी इज़ द इंसिडेंट रे एंड बी सी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी जो रियल रे है, जो रियल रे है वो तो क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उतना यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, और यहाँ से ये रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल I1 इक्वल्स टू एंगल R1, तो ये बन गया, ये रे रियल रे रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इसकी वर्चुअल रे के पीछे जाती हुई मालूम पड़ेगी, इसका एहसास होगा कि ये पीछे की तरफ कहीं जा रही है, ठीक है। अब एक रे दूसरी गई, वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, क्लियर। इसको ए बी सी, इसको नेम देते हैं डी, ठीक है, इसको नेम देते हैं ओ, और इसको देते हैं पी, ठीक है। ये ओ पी हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया आगे, ठीक है। अब ये रे जो है वो यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, ये रे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसी रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं। ये दोनों रेज कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं, ठीक है। ये कभी भी रियल साइड मीट नहीं करेंगी। तो ये रे जो हमारी जो रियल रे रिफ्लेक्ट हुई है, इसको भी हम कहीं पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसकी वर्चुअल रे भी कहीं पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी, और जहाँ ये वर्चुअल रे आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, जहाँ ये वर्चुअल रे पीछे की तरफ कहीं एक्सटेंड होगी, ठीक है, वहीं पर जाकर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होगा वहीं पर कहीं। तो यहाँ पर जो है वो इमेज का यानी ए डैश का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर, इमेज इतनी दूरी पर है, लेकिन ये मेरा फिगर थोड़ा सा बना हुआ है, चेंज है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x मीटर की दूरी पर होगा तो इमेज भी अंदर जो है वो x मीटर की दूरी पर ही बनेगी, ठीक है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही और सटीक बनेगा, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस शर्त ये है कि जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक बनेगा आपका डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर भी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा अगर ये एंगल I2 है तो यहाँ पर होना चाहिए एंगल R2 होना चाहिए। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा जाकर, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर है ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में आपने देखा ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो इमेज भी अंदर 10 मीटर दूर ही बनती हुई दिखाई पड़ेगी हमको। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का भी सेम साइज़ होगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी उतनी बड़ी होगी। इस केस में जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का मतलब होता है, ठीक है, कि ये इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, एंड दैट इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इमेज में मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा जाके, ठीक है। बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, इरेक्ट का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है और इमेज भी कैसी बन रही है? बिल्कुल सीधी बन रही है। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है, इमेज भी सीधी बन रही है, तो सिंपल सी बात इसको समझ जाइएगा कि ये इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब हम इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। आज के हम इस
वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी जो है आपको इसके अगला पार्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इन दैट पार्ट वी विल कवर with the types of images, that is virtual and erect images and the real and inverted images. First of all we have to complete the types of images, then we will proceed for the next topics such as the image formed by a plane mirror of a large object. तो रे डायग्राम पढ़ेंगे हम लार्ज ऑब्जेक्ट का। तब तक के लिए आपको जो है वो इस वीडियो से आप समझिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है ना। और जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।